पहली बात तो इस देश में सेना एक है जो सीमा पे खड़ी होकर के दिन रात हमारी सुरक्षा कर रही है। तो ये दूसरी सेनाएं कहां से आ जा रही भारत में भाई? मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि किस काहे के लिए, और किसी देश में तो सेना और है इतनी सेनाएं हैं प्रतिबंधित नहीं, इन सारी सेनाओं को उन्हीं सीमा पे ले जाके जो है खड़ी कर दो, जो है जो कश्मीर और सियाचिन के तो सवाल है रामजीलाल सुमन ये सपा की ये व्यक्तिगत लड़ाई, इससे किसी जाति का लेना देना नहीं है। श्री अखिलेश इसको आप दलित का अपमान काहे का दलित का अपमान? राज्यसभा में कोई आरक्षित सीट से गए हैं, राज्यसभा में सामान्य कोटे से गए हैं, पार्टी लाइन पे बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो और अच्छी बात है ना कि सामान्य कोटे से चले गए। नहीं चले गए अच्छी बात है, लेकिन सामान्य की तरह बात करें ना, कहाँ से दलित हो गए? अगर रामजीलाल सुमन दलित है, मायावती जी दलित है, रामनाथ कोविंद जी दलित है, गाँव के रहने वाला व्यक्ति कौन है? वो ना जाने क्या हो गया, कहीं पर कुछ खो गया, गौरव की बात बतानी भूल गया हिंदुस्तानी। कि जो देश की ज्वलंत समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर का एक बाल खत्म हो चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में नौजवानों को केवल दारू पिलाया जा रहा है पूरे देश में। आप औरंगजेब को छोड़ दीजिए, आप धर्म को छोड़ दीजिए, आप बच्चों के भविष्य पर आइए, आप उद्योग धंधों पर आइए, आप बिजली पर आइए, आप सड़क पर आइए, आप न्यायालय पर आइए, आप देश की दुर्दशा और प्रदेश की दुर्दशा पर आइए, और 80 करोड़ लोग जो लाइन में 3 किलो गेहूं और चावल ले रहे हैं, इस पे आ जाइए कि आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? तो अगर देश में 85 करोड़ भिखमंगे हैं तो विश्वगुरु आप कहां से हो रहे हैं? बिल्कुल उठो जवानों दीवानों, भारत का पुनः नया निर्माण करो, अमन चमन में लाना है तो पहले खुद को बलिदान करो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस बात को लेकर के कंट्रोवर्सी है उसी पे चर्चा करेंगे। रामजीलाल सुमन के घर पर पिछले दिनों जिस तरह से हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, तरह तरह की जो प्रक्रिया है पूरे देश भर से आ रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वो दलित थे इसलिए उनके घर पे हमला हो गया। तो जो हमला हुआ था उसके बाद अभी जो विवाद चल रहा है, अभी लगातार जो कड़ी सेना है वो आह्वान कर रही है कि सारे के सारे लोग आगरा कूच करें। जब तक अगर ये जो है सांसद है माफ़ी नहीं मांगेंगे तो 10 तारीख को पूरा का पूरा जो कड़ी सेना और तमाम जो राणा सांगा के जो अनुयायी हैं वो आगरा में पहुंच करके उग्र प्रदर्शन करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं। इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के प्रशासन के लिए भी संकट की घड़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो यहाँ उत्तर प्रदेश में भयमुक्त राज का हमेशा आह्वान करते हैं और कहते रहते हैं कि यहाँ जो राज है वो भयमुक्त है, यहाँ जंगल राज नहीं है बल्कि राम राज है। तो संकट इस बात का है कि क्या ये बिगड़ते हुए माहौल को जो प्रशासन है या फिर जो सरकार है वो किस तरह से निपटेगी। अगर लोग कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से उनके घर पे हमला हुआ, अगर कार्रवाई होती ठीक से तो आगे कोई चेतावनी देकर के बड़ी वारदात या बड़ा कोई जो है यहाँ कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग लखनऊ में हैं जिनसे चर्चा करेंगे और इस बात के लिए जानेंगे कि क्या प्रशासन इस बात से निपट पाएगा जब कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। तो बहुत बहुत स्वागत है। एक बार नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कमलेश पांडे है। अच्छा जी। तो क्या कहेंगे, ये जो घटना घटित हुई उसके बाद लगातार प्रतिक्रिया आ रही, सोशल मीडिया से आह्वान किया जा रहा है कि सारे लोग आगरा पहुँचें। देखिए इस देश में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत की राजनीति जो है गड़े मुर्दों पे होती ही है। हम शुरू से चली आ रही है और तमाम लोग कहते हैं कि राजनीति में गड़े मुर्दे हमेशा जिंदा रखे जाने चाहिए। और वही चीज़ है। अब वो सुमन जी को, पहली बात तो सुमन जी को इस तरह की बात बोलने की जरूरत ही क्या पड़ी थी? बिल्कुल गलत है। लेकिन अब वो तो जो गलती किए ही, लेकिन उससे बड़ी गलती जो है करड़ी सेना करे। पहली बात तो इस देश में सेना एक है जो सीमा पे खड़ी होकर के दिन रात हमारी सुरक्षा कर रही है। तो ये दूसरी सेनाएं कहां से आ जा रही भारत में भाई?
मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि किस काहे के लिए और किसी देश में तो सेना और है नहीं। इतनी सेनाएं हैं प्रतिबंधित होनी चाहिए। नहीं, इन सारी सेनाओं को उन्हीं सीमा पे ले जाके जो है खड़ी कर दो। जो है जो कश्मीर और सियाचिन के उसमें अगर आपने सेना नाम रखा है, कोई भी अगर सेना नाम रखता है तो सबको ले चलो बॉर्डर पे खड़ा कर दो और कह दो कि वो जो विदेशी हैं जो हमारे देश पे हमला करने वाले उनके घर तोड़ो। अरे यार ये तो इनके प्राक्रेण अगर गलत भी बोल रहा है, सही भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है तो अपना। तो यहाँ पे आप इस तरीके की बातें वही है कि ना जाने क्या हो गया, कहीं पर कुछ खो गया, गौरव की बात बतानी भूल गया हिंदुस्तानी। क्या बात है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये नाजायज बातों को करके केवल जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। आप एक बात ये नोट कर लो, इस देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस देश में नौजवानों को केवल दारू पिलाया जा रहा है पूरे देश में। उस पे कोई नहीं बोलने वाला है। कहा क्या जाता है कि अगर दारू नहीं पिलाओगे, दारू से राजस्व प्राप्त होता है। मैं कहता हूं कि जो बहुत बड़ा वित्त का जानकार हो वो आके मुझसे चैलेंज कर ले। मैं उससे चैलेंज करता हूं कि आके मुझसे बात कर ले कि क्या दारू पिलाने से क्या आप रुपया खाएंगे? भाई साहब ये बताइए, रुपया एक्सचेंज की चीज है। खाना तो आप खाना खाएंगे, आपके पास रुपया रहेगा, अगर आप दारू नहीं पिएंगे तो उस रुपए से आप घर बनवाएंगे, आप अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। लेकिन इस देश में दारू जो है, इस देश के नौजवानों को बांट बांट के ये राजनीतिक लोग केवल बरगला के ये सारी चीज समस्याओं से सोचते हैं कि ये लोग दारू पी के मस्त रहेंगे और ना तो कोई आंदोलन करेंगे, हम अपना राज करने में मस्त रहेंगे। और ये जो है ये तो ये औरंगजेब, राणा सांगा, ये अकबर, हुमायूं, ये तो सब चले गए भाई, वो तो सब चले गए। अब तुम क्या कर रहे हो? सारी लड़ाइयों के बाद तो ये देश आजाद हो गया। अब आजादी के बाद तुम कहाँ जा रहे हो? आप चाइना को देखो। आज मैंने पेपर में पढ़ा कि चाइना ने एक वो बनवाया, क्या नाम है, कि 5 मिनट के अंदर आप जब तक चाय पियोगे तब तक आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी और 450 किलोमीटर जाएगी 5 मिनट के अंदर। उस पे यहाँ चर्चा नहीं हो रही कि आखिर में वो टेक्नोलॉजी का। आपके कहने का मतलब कि आने वाली पीढ़ी या वर्तमान के युवाओं को नए इतिहास का निर्माण करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उठो जवानों दीवानों, भारत का पुनः नया निर्माण करो। अमन चमन में लाना है तो पहले खुद को बलिदान करो। मेरे भाइयों, ये इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। चाहे करणी सेना हो, चाहे रामलाल जी सुमन हो, दोनों के दोनों गलत हैं। क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बात पे कि हमला हुआ पहले जो है सांसद जी के घर पे, तो अभी आपसे बात हो रही तो उन्होंने कहा कि वो तो गलती किए बोल करके, जो जरूरत नहीं थी उन्होंने बोला। उसके बाद करणी सेना ने गलती कर दी। उसके बाद एक और गलती हुई कि प्रशासन ठीक से नहीं निपटा, कोई कार्रवाई नहीं हुई और लगातार अभी आह्वान किया जा रहा है कि सब लोग आगरा हैं। देखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम आपको बाबू कहेंगे तो आप भी हमको भैया कहेंगे। राज्यसभा देश का उच्च सदन है, वहाँ विद्वान जाते हैं। राणा सांगा और औरंगजेब के इतिहास के बारे में श्री रामजी लाल सुमन साहब वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने बोला। लेकिन हर राजनीतिक व्यक्ति, बाबा साहब ने कहा है, राजनीतिक व्यक्ति प्रतिक्रियावादी होता है, अपने मतलब की बात करता है। उन्होंने राणा सांगा के बारे में इतिहास जाना नहीं है या राणा सांगा के बारे में अच्छाई और सच्चाई बताया नहीं है। राणा सांगा के बारे में आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आप देश के चौथे स्तंभ है, सच्चाई भी जानना चाहिए। राणा सांगा चित्तौड़ के राजा थे, राजपूत थे, और उनकी पत्नी रानी झाली थी, और उनके पुत्र राजा भोजराज थे, उनकी पुत्र वधू मीराबाई थी। ये इन्होंने अपना संत शिरोमणि गुरु रविदास जो काशी में पैदा हुए थे 550 साल पहले, उनको अपना संत शिरोमणि या राजगुरु बनाया था। अच्छा। तो ये भी तो रामजी लाल सुमन जाटव जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, ये भी तो बताते, ये नहीं बताए। ये बात केवल बिना मतलब की करेंगे जिससे समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को अपने मतलब हो। हाँ, समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से श्री मुलायम सिंह यादव जी के कृपा पात्र बन के आगरा से 4 बार MP हुए, श्री अखिलेश यादव जी के कृपा पात्र बन के अब राज्यसभा में हैं,
श्री रामजी लाल सुमन साहब जब बाबा साहब आगरा गए 1956 में, हम बाबा साहब ने कहा था कि मुझे 18 मार्च 19 जब पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, रामजी लाल सुमन साहब कभी बाबा साहब के साथ खड़े रहे। कभी बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में रहे, चाहे कांग्रेस के खिलाफ पार्टी बनाए, चाहे सामाजिक राजनीतिक आंदोलन, कभी बाबू जगजीवन राम के साथ रामजी लाल सुमन रहे। समझिए बात को। मान्यवर कांसी राम साहब बाम से DS4 BSP बनाए, आगरा कई बार गए, कभी रामजी लाल सुमन कांसी राम के साथ रहे? नहीं रहे ना। किसके साथ रहे? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ, कि मैं जाटव जाति का हूँ, समाजवादी पार्टी में राज्यसभा लोकसभा जाता रहूंगा, राष्ट्रीय महासचिव बनता रहूंगा और समाजवादी पार्टी के इशारे पे बयान देता रहूंगा। जब 2 जून गेस्ट हाउस कांड समाजवादी पार्टी ने कराया था 1995 में मीराबाई में, तो रामजी लाल सुमन साहब समाजवादी पार्टी में थे कि नहीं थे? उस समय समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोले, जाटव जाति की मायावती जी भी थी, उनका समर्थन किए। मुलायम सिंह सपा के खिलाफ बोले? नहीं बोले। जब यशबीर सिंह धोबी जो बिजनौर नगीना से सांसद था और उसने प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा में अनुसूचित जात अधिकारी कर्मचारी का फाड़ा था, तो उस समय ये समाजवादी पार्टी में थे, क्यों नहीं उसका विरोध किए? समाजवादी पार्टी का कभी विरोध किए? अधिकारी कर्मचारियों के बिल फाड़ने वाले के साथ थे। अब आइए, 12 से लेकर 17 तक श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उसमें ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे। यहीं सरकार बनने के बाद ही यहीं 1090 के आगे परिवर्तन चौक के बहन कुमारी मायावती पूर्व मुख्यमंत्री की मूर्ति तोड़ने के लिए हथौड़ा लेके उनके कार्यकर्ता गया और उसको कभी बोले? बाबा साहब अंबेडकर के नाम से, संविधान निर्माता के नाम से जिला बदला गया, सपा की सरकार में कभी बोले? ज्योतिबा फुले के नाम से जिला बदला गया, कभी बोले? साहू जी महाराज के नाम से जिला बदला गया, कभी बोले? सावित्रीबाई फुले के नाम से जिला बदला गया, कभी बोले? संत रविदास के नाम से भदोही का नाम बदला गया, संत कबीर के नाम से बदला गया, दर्जनों अनुसूचित जात के, पिछड़ी जात के महापुरुषों के नाम से जिला बदला गया। यही नहीं, शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज का नाम कांसी राम का नाम हटा के सहारनपुर में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और आजमगढ़ के बलराम यादव और गाजीपुर के स्वर्गीय कैलाश यादव मंत्री थे। संजोग से मैं वहाँ था, रैली में आजम खान ने बदल दिया था शेखुल हिंद कांसी राम का नाम हटा के। तो सवाल है, रामजी लाल सुमन ये सपा की ये व्यक्तिगत लड़ाई, इससे किसी जाति का लेना देना नहीं है। श्री अखिलेश, इसको आप दलित का अपमान नहीं कहेगा? दलित का अपमान? राज्यसभा में कोई आरक्षित सीट से गए हैं, राज्यसभा में सामान्य कोटे से गए हैं, पार्टी लाइन पे बोले, कोई दिक्कत नहीं है। तो और अच्छी बात है ना कि सामान्य कोटे से चले गए। नहीं चले गए, अच्छी बात है, लेकिन सामान्य की तरह बात करें ना। कहाँ से दलित हो गए? अगर रामजी लाल सुमन दलित है, मायावती जी दलित है, रामनाथ कोविंद जी दलित है, गांव के रहने वाला व्यक्ति कौन है? वो पद दलित है। दलित की परिभाषा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, दलित वो है जिसके पास जोतने के लिए जमीन नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। दलित वो, दलित शब्द कई स्टेट में प्रतिबंध भी लगा है। ये दलित नहीं, हम अनुसूचित जाति के लोग हैं। ये मामले को घुमाया जा रहा है। श्री अखिलेश यादव जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे तो उनका घर धुलवाया। अरे भाई, हर मुख्यमंत्री विधायक सांसद नए घर में जाता है तो उसका घर रंग रोगाव होता है, बेड बिस्तर पुलाव, वो पर्दा बदला जाता है, उसके मन चाहे सब कुर्सी सोफा लगते हैं। हर आदमी का विधायक, ये तो नियम के तहत आता है, उसमें कोई इसी जात से क्या लेना देना है? हाँ, थोड़ा सा हम दूसरी तरफ चले गए। राणा संघा पर इसलिए चर्चा कर रहे थे कि जो अभी बातचीत चल रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्या लगता है आपको कि ये 10 तारीख को जो आह्वान हो रहा है कि 10 अप्रैल को सारे लोग आगरा पहुंचे, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, बिगड़ेगा कानून? देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है। आप लोकतांत्रिक तरीके से अभिव्यक्ति की अजीत विरोध करिए, धरना प्रदर्शन करिए, ज्ञापन दीजिए। किसी के घर पे तोड़फोड़ करना, गाड़ी तोड़ना, ये खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ये निंदा करता हूँ। मैं कोई करणी सेना उना का समर्थक नहीं हूँ, मैं संविधान को मानने वाला हूँ। आपने तथ्यात्मक बात रखी, आपने बहुत अच्छा। जी जी। क्या कहेंगे आप, ये आह्वान जो हो रहा है कि अब 10 अप्रैल तक सारे लोग आगरा आए, लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, कानून व्यवस्था खराब होगी, धज्जी उड़ जाएगी, जिस तरह से आवेश में आह्वान किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या प्रक्रिया? देखिए, बहुत आपने अच्छी बात कहा कि आह्वान किसने किया? करणी सेना के लोग कर रहे हैं। उनके आह्वान से चुनौती किसको है? सुमन को नहीं चुनौती है। किसको? उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती है। ये कहाँ आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का संविधान पर, गीता पर हाथ रख करके संविधान का शपथ ली है कि लॉ एंड ऑर्डर को मैं मुकम्मल कायम रखूंगा।
तो अगर देखिए दोनों बात है कि ये सेना और सरकार ये दोनों एक लक्ष्य के दो राही हैं। ये दोनों का लक्ष्य एक है, एक ही लक्ष्य के ये दोनों सौदागर हैं, सरकार भी और सेना भी। अब आ गए सुमन जी का मामला। भाई साहब बड़ी अच्छी बात है, सुमन जी का घर तोड़ दो। जिस तरह मैंने जो देखा, अब मेरे पास एक वीडियो की क्लिप आई थी, मैंने देखा कि गुंडा मुक्त प्रदेश ये केवल हमारे मुख्यमंत्री साहब नहीं कहते, उत्तर प्रदेश को क्लीन चिट देते हुए भारत सरकार का गृह मंत्री कहता है कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त प्रदेश। यहाँ की बेटी बहनें सोना से लद करके 12 बजे रात को पूरी शहर का सैर कर ले, उनको कोई देखने वाला नहीं है। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि अभी 3 दिन पहले एक महिला आलमबाग में उतरी और उसको ले जा करके रेप के साथ उसकी हत्या हो गई। वही तमाम जगह का मामला है। अब गुंडा जब मुक्त हो गए तो व्यक्ति इशू है, सुमन जी इशू है। वहां सपा नहीं खड़ी है, वहां केवल व्यक्ति खड़ा है। वो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब व्यक्ति को अल्टीमेटम अब दिया जा चुका है कि हम आपके घर पर धावा बोलेंगे। ये सरकार भी जान रही है, उसकी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी जान रही है, लाऊ भी जान रही है, पुलिस भी जान रही है, मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं, उसके मंत्री भी जान रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य तो तब होता है कि अब तक सरकार ने कोई एक्शन का प्रारूप प्रदेश के पटल पर नहीं रखा। न अब तक किसी की उस पूरे घटनाक्रम में जितने लोग आवाहन करने वाले हैं, जितने लोग उस घटना का मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, जितने लोग घटना में अहम भूमिका निभाने वाले लोग हैं, न उनको अब तक नोटिस दी गई है, न उनको अब तक पुलिस ने कहीं से उनको टच किया है। अब रह गया सवाल कि सुमन साहब की बात। देखिए, देश की पार्लियामेंट उस सब्जी का मंडी नहीं है। पार्लियामेंट की एक गरिमा है, पार्लियामेंट की एक व्यवस्था है। पार्लियामेंट में क्या बहस होनी है, क्या बहस नहीं होनी है, कम से कम इतना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ज्ञान होना चाहिए। रह गया सवाल कि सुमन जी पर, तो मुझे तब तरस आ गई कि सुमन जैसा अनुभवी पॉलिटिशियन, जिसको पार्लियामेंटियल भाषा का ज्ञान है, जिसको पार्लियामेंट का लंबा अनुभव है, और वो व्यक्ति राणा सागा पर आ जाए। 140 करोड़ आबादी वाले भारत में केवल राणा सागा ही उनके दिमाग में इशू था कि राणा सागा पर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट खड़ी हो जाए, राणा सागा पर बहस हो जाए, राणा सागा समय की पुकार है। तो ऐसे इसे तो अच्छा है ऐसा कि ये मैं खाना खाली रह जाए। जब वही बात करनी है आपको, तो इसके संदर्भ में मैं यही कह लूं, मैं कल डिबेट पर कई चैनलों पर बोला, हमने कहा कि साहब देखिए, आज जो देश की ज्वलंत समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर का एक बाल खत्म हो चुका है। रह गया सवाल कि विनोद राय प्रतिद्वंदी पार्टी के नेता है, आपके पास जेडी है, आपके पास भारतीय दंड विधान है, आपके पास पुलिस है, आपके पास आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस का लंबी कतार है। आप हमें जेल भेज दो, ये अच्छी बात है। आप ये करते आए हैं, फिर करते रहिए। आपको आपकी मंशा मुबारक हो, मैं उसमें सवाल नहीं उठा रहा हूं। लेकिन सवाल तो तब कठिन हो जाता है कि हम किसानों पर बात नहीं करेंगे, हम बिजली पर बात नहीं करेंगे प्रदेश में और देश में, हम उद्योग धंधा पर बात नहीं करेंगे, हम माइंस पर बात नहीं करेंगे, हम स्टील पर बात नहीं करेंगे, हम कार्बन पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे किससे? बाबर से। हम शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे औरंगजेब पर।
हम किसी महंगाई पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे राम पर। हम भूखमरी पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल पर। तो साहब हो गया ना बात। अब रह गया सवाल कि हमारे भाई ने कहा कि राणा सागा की भूमिका का आज देश की नौजवानों की आवश्यकता नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसानों की भूखमरी का आवश्यकता नहीं है, गरीब मजलूमों का भूखमरी का आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल नेताओं का है कि वो आग लगाते रहें इसी तरह का चुन चुन करके, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान पर चले जाए, कभी हिंदू मुस्लिम पर आ जाए, कभी दलित बैकवर्ड पर आ जाए, कभी अपर क्लास दलित पर आ जाए, कि आप इनके शतरंज के परिध को न बाहर ला पाओ। ये तो उसी आग में आपको जलाते रहेंगे। अगर ये आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। तो हम आपके चैनल पर सीधा सीधा बात कहते हैं कि आप औरंगजेब को छोड़ दीजिए, आप धर्म को छोड़ दीजिए, आप बच्चों के भविष्य पर आइए, आप उद्योग धंधों पर आइए, आप बिजली पर आइए, आप सड़क पर आइए, आप न्यायालय पर आइए, आप देश की दुर्दशा और प्रदेश की दुर्दशा पर आइए, और 80 करोड़ लोग जो लाइन में 3 किलो गेहूं और चावल ले रहे हैं, इस पे आ जाइए कि आखिर इसका जिम्मेवार कौन है। आप ही के तो राज ने प्रमाणित किया है कि 80 करोड़ लोग विश्व गुरु की आप ही तो पीठ थपथपाते हैं। तो अगर देश में 85 करोड़ भिखमंगे हैं तो विश्वगुरु आप कहां से हो रहे हैं? कैसे आप चाइना के सामने खड़ा होंगे? कैसे आप अमेरिका के सामने खड़ा होंगे? कैसे आप इंग्लैंड के सामने खड़ा होंगे? कैसे जर्मनी जापान के सामने खड़ा होंगे? कैसे रशिया के सामने खड़ा होंगे? आप गाना बजाना कम करिए। ये जो आप दीवार बना रहे हैं, सुमन जी को मैं क्या कहूं, उनको तो तरस आती है, लेकिन उनके संदर्भ में मैं इतना कह दूं कि मैं तुम्हारे गुनाहों का इल्जाम नहीं देंगे, क्योंकि तूने मेरी नजरों में जिंदगी गुजारी है। जय हिंद।